सो फैमिली बाय चॉइस पार्ट की स्टार्टिंग में यहाँ ना इन दोनों ने ना उनके पेरेंट्स को बता दिया था कि वो दोनों ना एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन यही बात सुन के ना उन दोनों के ही डैड ना काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और वो ना उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। लेकिन यहाँ साना ना जोन का हाथ पकड़ के जोन के डैड को कंफर्म करता है कि वो सच में जोन को पसंद करता है। लेकिन यहाँ जोन के डैड तो उन दोनों के हाथों को देखे जा रहे थे और वही यहाँ साना के डैड ना मजाक करते हुए कह रहे थे कि अरे ये तो अच्छी बात है ना, मैं तो राजी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि साना के डैड ने ना उन दोनों को अप्रूवल दे दिए थी और यहाँ हेजिन भी उन दोनों का साथ देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वही यहाँ जोन के डैड ना खड़े होकर वहां से चले जाती है। तो वही यहाँ पे जोन भी ना उसके डैड से पूछने लग जाती है कि आप कुछ कह क्यों नहीं रहे, क्या आप भी हमारी बात से सहमत हो। तो ये सुन के यहाँ पे जोन के डैड तो कह ही देते हैं कि साना को छोड़ो, अगर तुम उसकी जगह किसी को भी लेके आओगे ना तो भी चलेगा, लेकिन साना नहीं। लेकिन यही बात देख के ना साना के डैड को शौक लग गया था। वो पूछ रहे थे कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। लेकिन फिर भी यहाँ पे जोन के डैड तो कह रहे थे कि नहीं, मैं तुम्हारे रिलेशनशिप को नहीं मान सकता। ये सब कह के ना वो तो वहां से चले गए थे। लेकिन सभी लोग ना ये बात सुन के काफी ज्यादा शौक थे कि अचानक से इन्हें क्या हो गया। तो बाद में ना जब ये तीनों वापस से कार से अपने घर जा रहे थे, लेकिन यहाँ साना और जोन काफी अपसेट थे। तो हेजुन ना बोलने लग जाता है कि मुझे पहले से ही पता था कि वो क्या कहने वाला है, क्योंकि जब मैंने पहली बार तुम दोनों के बारे में सुना था तो मैंने भी ऐसा ही रिएक्ट किया था। पर टेंशन मत लो, वो जल्दी ही मान जाएंगे, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वही यहाँ पे पीछे से ना जोन भी साना को समझा रही थी कि यार टेंशन मत लो, वो मान जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। तो यहाँ उन दोनों की बात सुन के साना को मूड ना थोड़ा तो ठीक हो ही गया था, क्योंकि उसे ना इस बात से सच में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। और वही ये तीनों ही ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के वही कार में ना हंसने भी लग जाते हैं। और वही जब शाम को दिखाया जाता है यार जोन के डैड ना जब अकेले बैठे हुए थे, तभी यहाँ साना के डैड वहाँ उनके पास आके ना उनके साथ ड्रिंक करने लग जाते हैं। यहाँ साना के डैड तो जोन के डैड से रीजन पूछने लग गए थे कि तुमने साना को रिजेक्ट क्यों कर दिया। लेकिन उसके डैड तो कह रहे थे कि चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं साना को अप्रूव नहीं कर सकता। पर साना के डैड तो अभी भी पूछने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा क्यों, आखिर क्या कारण है, वो ठीक तो है ना। तो यार जोन के डैड फिर बताने ही लग जाते हैं कि अगर आगे चल के उन दोनों के बीच में ये लड़ाई हो गई तो फिर मैं किसका साथ दूंगा, और वैसे भी मैं दोनों में से किसी एक का साथ तो नहीं दे सकता ना, वो दोनों ही मेरे बच्चे हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा उस समय। लेकिन यार साना के डैड उनसे समझा रहे थे कि तुम्हें फ्यूचर के बारे में अभी से क्यों सोचना है, अभी तो उनका रिलेशनशिप स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो फिर लड़ाई कहाँ से हो जाएगी। यार जोन के डैड तो फिर भी कह रहे थे कि हमें ना इन सब चीजों के बारे में पहले ही सोचना होगा, क्योंकि आगे जाके ना कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी उन दोनों का ना पहली बार है किसी रिलेशनशिप में और उन्हें पता नहीं कि आगे चल के क्या हो जाएगा। अगर आगे चल के चीजें खराब हो गई तो सबके बीच में ना काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा। अगर उनका रिलेशनशिप बदल गया तो फिर क्या होगा, दोबारा से क्या वो दोनों फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ एक दूसरे के साथ जी पाएंगे, कभी नहीं। तो यही बात सुन के ना साना के डैड भी सोच में पड़ गए थे। जोन के डैड कह रहे थे कि अगर आगे चल के कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं सिर्फ जोन का साथ दूंगा, क्योंकि मैं उसका फादर हूँ और मेरी वो अकेली बेटी है। तो यहाँ साना के डैड भी कह रहे थे कि हाँ ठीक है, मैं भी फिर ना साना का साथ दूंगा। लेकिन उनकी बात सुनने ही बगैर ना जोन के डैड तो वहाँ से चले गए थे। इसलिए यहाँ पे साना के डैड ना वहीं पे बैठे बैठे ड्रिंक करने लग जाते हैं और कह रहे थे कि हाँ मैं उन दोनों के रिलेशनशिप को मानूंगा और देखना वो दोनों साथ हो जाएंगे। और वही दूसरी तरफ जब जोन को कैफे में दिखाया जाता है, जो कि शायद ना उसके डैड को कॉल करना चाहती थी लेकिन वो कर नहीं पा रही थी। और वही दूसरी तरफ उसके डैड भी ना एक पार्क में अकेले बैठे हुए थे और वो ना जोन की बचपन की तस्वीरें देख रहे थे और उन्हें देख के यहाँ पे काफी ज्यादा खुश भी हो रहे थे। लेकिन तभी यहाँ ना उन्हें जोन का फोन आ जाता है। तो जब ना वो यहाँ पे उसका फोन उठा के उससे बात कर रहे थे तो यार जोन उनसे कह रहे थे कि क्या आप सच में हमारे रिलेशनशिप के अगेंस्ट है। लेकिन उसके डैड तो इस बारे में कुछ नहीं कहते। फिर भी यहाँ पे जोन तो पूछ रहे थे कि एटलीस्ट आपको रीजन तो बताना चाहिए ना कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, ताकि हम उसे सॉल्व करके आपको कन्विंस तो कर सके कम से कम। लेकिन ऐसी ही बात करते हुए वो दोनों तो इमोशनल बातें करने लग गए थे। और साथ ही में यहाँ पे जोन ना उसके डैड को सॉरी भी कहती है कि आपको इस बारे में पहले नहीं बताया। ये सब कह के ना फिर वो दोनों ही फोन रख देते हैं। लेकिन साथ ही में यहाँ पे फिर उसके डैड ना सोच में पड़ गए थे कि मुझे करना क्या चाहिए। फिर बाद में ना जब वहाँ से घर चले गए थे तो वो देखते हैं कि यहाँ पे साना ना पहले से ही घर के बाहर सीढ़ियों पे बैठा हुआ था। शायद ना वो उन्हीं का इंतजार कर रहा था। यहाँ पे साना ना उसके डैड के पास जाके उनसे कह रहा था कि मुझे भूख लगी है। तो जोन के डैड ना उसे वहाँ से घर ले जाते हैं, उसे खाना खिलाते हैं और साथ ही में वो ना ड्रिंक भी कर रहे थे। यहाँ साना ना उनसे कहने लग गया था कि मैं तो कब से इसी बारे में सोच रहा था कि हम आपको हमारे रिलेशनशिप के बारे में कैसे बताएंगे। मैंने काफी बार इसके बारे में सोचा, फिर जाके आपको ये बात बताई और मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि शायद ना आप हमारे रिलेशनशिप को शायद अप्रूव भी कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट भी। क्या जोन के डैड भी कह रहे थे कि अगर तुम्हें ये बात पहले से ही पता थी तो तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था। लेकिन साना तो कह रहा था कि शायद ना मैं ये चीज नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद आपको ये बात बताना चाहता था। लेकिन फिर भी उसके डैड तो कह रहे थे कि तुमने ये चीज शुरू ही क्यों की, जबकि तुम्हें पता है कि इसका कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला, तुम्हें ये सब करना ही नहीं चाहिए था। अगर चाहे जोन तुम्हारे पीछे भी पड़ी रहती ना तब भी तुम्हें उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए था, यही सबके लिए ठीक होगा। तो साना भी उससे कह रहा था कि मैंने जोन को पहले मना कर दिया था और मैंने उसे काफी समझाया भी था इस बारे में। लेकिन फिर
फिर भी ना जब मुझे इस बात का रियलाइज हुआ कि मैं भी उसे कितना ज्यादा पसंद करता हूँ तो मैं उसे नहीं छोड़ सकता था। तो फिर इस वजह से ना मुझे उसे काफी ज्यादा मनाना पड़ा था, तब जाके वो कहीं मानी थी। क्या उसके डैड भी कह रहे थे कि अच्छा जुआन नहीं थी, पर फिर भी ना तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब कह के ना वो फिर भी यहाँ पे सना को अप्रूव नहीं कर रहे थे और फिर ना वो वहाँ से उठ के जाने भी लग जाते। लेकिन उन्होंने ड्रिंक कर रही थी इसलिए वो लड़खड़ा के गिरने ही वाले थे कि सना ना उन्हें मदद करने के लिए आ रहा था, पर वो ना उसे रोक देते हैं और वो अपने कमरे में जाके सो गए थे। लेकिन फिर भी ना सना यहाँ पे उनके लिए पानी लेके आया था और उनके टेबल पे रख देता है और उन्हें कंबल उड़ाते हुए उनसे कह रहा था कि जब से मुझे ये बात पता चली है कि मैं जुआन को कितना ज्यादा पसंद करता हूँ, तब से मैंने इसी बारे में सोचा है कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊँ और एक अच्छा इंसान बन जाऊँ ताकि मैं उसका ख्याल रख सकूँ और ना ही किसी को फिर इस बात से कोई दिक्कत हो। और आप भी चिंता मत कीजिए क्योंकि मैं भी ना उसका काफी अच्छे से ध्यान रखूंगा। ये सब कह के ना वो तो वहाँ से चला गया था। और वही दूसरी तरफ यार हेजुन को ना उसकी मॉम के साथ दिखाया जाता है। वो यहाँ पे उनके साथ टाइम स्पेंड करने आया था और इसी करते हुए ना वो उसकी मॉम से कह देता है कि चलो साथ में रहते हैं। लेकिन यहाँ उसकी मॉम पूछ रही थी कि क्या मतलब। यहाँ हेजुन कह रहा था कि हमें ना साथ में रहना चाहिए, लेकिन शायद ना उसकी मॉम किसी वजह से उसे मना कर रही थी। पर फिर भी यहाँ पे हेजुन तो कह रहा था कि नहीं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन तभी ना उसकी मॉम को किसी का मैसेज आ गया था, इसलिए वो जब यहाँ पे फोन चेक करने लगती है तो यहाँ हेजुन देख लेता है कि उसकी मॉम के फोन के वॉलपेपर ना सी की फोटो थी। और वो ना शॉक हो गया था और उसकी मॉम से पूछ भी रहा था कि आपके पास ये फोटो आई कहाँ से। उसकी मॉम बता रही थी कि ये फोटो ना तुम्हारे डैड ने मुझे भेजी थी, देखो कितनी सारी फोटोज है और कितनी अच्छी अच्छी है। और वही फोटो देखते देखते ना हेजुन की बास्केटबॉल वाली पिक्चर भी वहाँ आ जाती है। तो यहाँ हेजुन की मॉम उससे पूछना चाहती थी कि क्या तुम्हें अब भी बास्केटबॉल पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ हेजुन तो कह रहा था कि नहीं, मेरे पैर में चोट लगी है इसलिए अब ना मैं नहीं खेल सकता। लेकिन यहाँ उसकी मॉम तो कह रही थी कि जरूरी थोड़ी है कि तुम प्रोफेशनल बास्केटबॉल खेलो, तुम ऐसे भी तो खेल सकते हो क्योंकि तुम्हें बास्केटबॉल खेलना पसंद है। देखो तुम इस पिक्चर में कितने ज्यादा खुश लग रहे हो बास्केटबॉल खेलते हुए, तुम ऐसे ही किसी को कोचिंग भी दे सकते हो क्योंकि तुम्हें ना इससे खुशी मिलती है बास्केटबॉल खेलने से। तो यही बात ना हेजुन भी फिर सोचने लग गया था। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे जुआन को दिखाया जाता है जो कि अपने कैफे में आ गई थी और फोन पे बातें करते हुए ना कैफे में काम भी कर रही थी। वो यहाँ एक लाइट को ऑन करने के लिए चेयर पे चढ़ती है और साथ ही में सना से पूछ रही थी कि तुम इस वक्त कहाँ हो क्योंकि मुझे तुम्हें देखना है। और तभी हमें यहाँ पे पता चलता है कि सना भी ना उसके कैफे उससे मिलने ही आया था। तो जैसे यहाँ पे जुआन पीछे मुड़ती है ना तो उसकी कोहनी सना को लग जाती है और वो ना नीचे गिर गया था। और यहाँ जुआन भी ना काफी ज्यादा शॉक थी। लेकिन वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, असल में जुआन ने ना उसे हॉस्पिटल लेके आ गई थी और यहाँ उसकी कलीग उसकी मरहम पट्टी कर रही थी। और वहीं पे यहाँ पे सना का कलीग भी मौजूद था। तो ना जुआन को कुछ बात करने के लिए बाहर ले जा रहा था। लेकिन यहाँ सना ना जुआन को खींच लेता है और कह रहा था कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें इस वक्त मेरे साथ रहने की जरूरत है। तो यही बात सुन के ना उसका कलीग तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था और उससे कह रहा था कि क्या सच में तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या, मैं इस बात को नहीं मान सकता। और वो ना काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था, कह रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसी वक्त ना फिर यहाँ पे जुआन के डैड भी हॉस्पिटल में दौड़ते हुए आ गए थे क्योंकि शायद ना उन्हें ये बात पता चल गई थी। और वो ना जब यहाँ जुआन और सना को साथ में देखते हैं ना तो उसके पास चले गए थे और उनसे पूछ रहे थे कि तुम्हें ऐसे कैसे चोट लग गई, क्या हुआ है तुम्हें। और उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी कर रहे थे, कह रहे थे कि तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते। और साथ ही में वो जुआन को भी डांट रहे थे। और उसी वक्त यहाँ पे सना के डैड भी आ जाते हैं और वो ना उनके पास चले गए थे। लेकिन वो जब यहाँ पे जुआन के डैड को देखते हैं तो वो ना शॉक हो गए थे और उनसे पूछ रहे थे कि तुमने तो आने से मना कर दिया था, कह रहे थे कि तुम बिजी है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन ये बात सुनते ही ना यहाँ जुआन के डैड तो वहाँ से चले गए थे और वही यहाँ सना और जुआन को घर छोड़ने के लिए ना सना के डैड लेके जा रहे थे। लेकिन यहाँ सना तो उन्हें ये कह के चले जाता है कि आप लोग घर जाओ, मुझे अभी हॉस्पिटल में काम है इसलिए मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। ये सब कह के ना वो वहाँ से चला गया था। लेकिन यहाँ सना के डैड उस जुआन से कह रहे थे कि चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं, मुझे ना काफी भूख लगी है। फिर दोनों ना वहाँ से खाना खाने के लिए चले गए थे। लेकिन वही दूसरी तरफ हेजुन को दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहा था। तभी यहाँ ना दाल वहाँ आ जाती है। वो यहाँ पे जब उसे देखती है तो वो सोच रहे थे कि मुझे जाना चाहिए या नहीं, ये सब सोच रही थी और वो ना पीछे मुड़ जाती है। लेकिन तभी ना हेजुन ने भी उसे देख लिया था और उसे आवाज देता है। तो यहाँ दाल ना फिर उसके पास चली जाती है। हेजुन उसे कह रहा था कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन यहाँ दाल तो फिर भी कह रही थी कि माफ करना मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है। और वो ना यहाँ टैक्सी को बुला लेती है। लेकिन यहाँ फिर भी हेजुन तो टैक्सी को पकड़ लेता है और उससे कह रहा था कि नहीं मुझे तुमसे अभी बात करनी है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और वो भी ना टैक्सी में बैठ गया था। तो यहाँ टैक्सी से जाते हुए ना हेजुन उसे कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो। तो दाल भी कह रही थी कि हाँ मुझे पता है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन ये बात ना मैंने तुम्हें खुद नहीं बताई थी। तो हेजुन भी कह रहा था कि तुमने इतने टाइम तक इसे छुपा के रखा तो तुम फिर अब ये क्यों बता रही हो। लेकिन यह दाल कह रहे थे कि मुझे लगा कि शायद ना अब मुझे बता देना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया। तो हेजुन भी कह रहा था कि अच्छा मतलब तुमने ऐसे ही कह दिया था ना, कोई बात नहीं, मैं सोचूंगा कि शायद ना मैंने कभी सुना ही नहीं और तुम भी ऐसे ही सोचना कि तुमने भी ऐसा कुछ नहीं कहा और हम ऐसे ही रहेंगे जैसे कि हम पहले रहते थे। लेकिन ये बात तो सुन के दाल तो काफी ज्यादा दुखी हो गई थी। और वही टैक्सी फिर रोकने के बाद ना हेजुन टैक्सी से उतर गया था और वो उससे कह रहा था कि मैं ना तुम्हें अपनी बहन की तरह मानूंगा क्योंकि जैसे तुम जुआन की फ्रेंड हो वैसे ही ना तुम मेरी भी फ्रेंड रहोगी। लेकिन वही जब टैक्सी जा रही थी ना तो यहाँ पे दाल काफी ज्यादा दुखी थी। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे इन दोनों को कैफे में दिखाया जाता है जहाँ की जुआन ना उसके बैंडेज ठीक कर रही थी। लेकिन यहाँ सना ना उसे हक कर लेता है। तो यहाँ जुआन उसे बता रही थी कि मैंने तुम्हारे डैड के साथ खाना के लिए गई थी और मैंने तुम्हें पता है मैंने ना उन्हें अपने हाथ की बनी हुई ब्रेड भी खिलाई थी और उन्हें काफी ज्यादा पसंद आई थी। तो वो तो पूछ रहा था कि क्या सच में उन्होंने वो खा ली। तो वो भी कह रही थी कि हाँ उन्हें वो काफी ज्यादा पसंद आई थी और उन्होंने तो ये भी कहा था कि वो ना इसे ब्रेकफास्ट में भी खाएंगे। और वही जब उसके डैड को ना उसके कलीग के साथ दिखाया जाता है जहाँ की वो ना पूछ रहा था कि क्या आपने सच में नाश्ते में सिर्फ एक ब्रेड ही खाया था। तो वो
वो भी कह रहे थे कि हाँ, क्योंकि उसने ना इतने प्यार से मुझे दिया था इसलिए मैंने खा लिया था। वही फिर कुछ देर बाद ना साना के डैड ने यहाँ पे कुछ खरीद रहे थे और साथ ही में उसके कलीग की कही हुई बातों को भी याद करते हैं, जो कि वो कह रहा था कि जब भी आप ना अपने बेटे के पेरेंट्स से मिलने जाओ तो आपको ना उनके लिए कुछ फ्रूट्स लेके जाने चाहिए। मैं भी यही करता हूँ जब भी मैं अपनी वाइफ के पेरेंट्स से मिलने जाता हूँ, हमें ना उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाने चाहिए। तो साना के डैड भी कह रहे थे कि हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए। तो साना के डैड भी यही सोच रहे थे कि काश मैंने ये बात साना को बताई होती तो शायद ना जॉन के डैड उसे रिजेक्ट नहीं करते और वो ना यहाँ पे जॉन के डैड के लिए काफी सारा सामान खरीद लेते हैं। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे जॉन के डैड ना रेस्टोरेंट में साफ सफाई कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान ना किसी और चीज पे था और वो परेशान भी थे इसलिए, और वो ना वहाँ से बाहर जाने लग जाते हैं। लेकिन वही बाहर ना असल में हेजन की मॉम भी आई थी। यहाँ जॉन के डैड ना जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो यहाँ उनका झाड़ू ना असल में उसकी मॉम को लगने वाला था हेजन की, और वो गिरने ही वाले थे कि यहाँ पे जॉन के डैड ने ना उन्हें पकड़ लिया था और बचा लिया था। और वो दोनों तो बस एक दूसरे को देखते ही रह गए थे। और उसी वक्त यहाँ पे साना के डैड भी आ गए थे और उन्होंने ना उन दोनों को देख लिया था और काफी ज्यादा शॉक भी हो गए थे और सोच रहे थे कि मुझे आगे जाना चाहिए या फिर पीछे, और वो ना वहाँ से पीछे मुड़ के वापस चले गए थे। और इधर यार जॉन के डैड ना हेजन की मॉम को संभाल के ना उसे खड़ा कर देते हैं और बाद में ना वो अंदर जाके बातें करने लग जाते हैं। लेकिन यार उनकी नेबर वहाँ आ जाती है, वो बूढ़ी दादी, और वो ना यार जॉन की मॉम को ना कुछ बोल रही थी क्योंकि वो ना पिछली बार उन्हें ऐसे ही अकेला छोड़ के चली गई थी। लेकिन यार जॉन के डैड तो उन आंटी को ना वहाँ से भगा देते हैं और वो ना काफी ज्यादा शांत होकर हेजन की मॉम की तरफ देख रहे थे। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे हेजन ना उसके दोस्त के साथ बैठा हुआ था और वो उससे कह रहा था कि तुम्हारे पास जो कुछ भी मेरे लिए कोचिंग के लिए फोन आते हैं ना, तुम ना उसे हाँ कर देना इस बार। तो यही सुन के ना उसका दोस्त शॉक हो गया था और उससे पूछ रहा था कि क्या सच में मैं ऐसा उन्हें कह सकता हूँ, और साथ ही में ये भी पूछ रहा था कि अचानक से तुम्हारा माइंड कैसे चेंज हो गया, या पाक दाल की वजह से। हेजन से कह रहा था तुम्हारा क्या मतलब है, तो उसका दोस्त कह रहा था कि मैंने ना सुना था कि उसने ना तुम्हें काफी जोर से सबके सामने प्रपोज किया था। हेजन तो फिर भी कह रहा था कि यार नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये उसकी वजह से है। मेरी मॉम ने ना मुझे कहा है कि मुझे ना एटलीस्ट किसी को कोचिंग दे देनी चाहिए क्योंकि मुझे ना इससे खुशी मिलती है। लेकिन यार उसका दोस्त फिर भी कह रहा था कि अब तो पूरे नेबरहुड को पता चल चुका है इस बारे में, इसका मतलब कि तुम्हारे पीछे में ना कुछ तो चल ही रहा होगा ना। लेकिन फिर भी हेजन उसे मना कर रहा था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसका दोस्त कह रहा था कि क्या तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन हेजन कह रहा था कि नहीं, मैंने ना उसे कुछ भी नहीं कहा। तो उसका दोस्त तो कह रहा था कि तुमने उसे मना कर दिया, इसका मतलब तूने उसे रिजेक्ट ही तो कर दिया ना। तो ये बात सुन के ना हेजन तो सोच में पड़ गया था और वो याद कर रहा था कि जब ना दालू से प्रपोज कर रही थी और दूसरे दिन जब टैक्सी लेके कहीं जा रही थी तो उस वक्त ना वो रो भी रही थी। और फिर बाद में ना हेजन जब वहाँ से जा रहा था तो उस दोस्त की बातों को ना सोच रहा था और काफी ज्यादा बेचैन लग रहा था और वो खुद ही से कह रहा था कि नहीं, हम दोनों के बीच में ना ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मैं जो कुछ भी किया ठीक ही गया। ये सब कह के ना वो खुद को ही दिलासा दे रहा था। और वही दूसरी तरफ जब दाल को दिखाया जाता है या फिर उसकी मॉम ने उसे काफी ज्यादा सुना रही थी, कह रही थी कि तुमसे तो एक काम भी ठीक से नहीं होता। तो दाल भी उनसे गुस्से में कह देते कि हाँ, मैं ऐसे ही हूँ, मुझसे कोई काम ठीक से होता ही नहीं। उसकी मॉम उससे कह रही थी कि मैंने तुम्हें कितनी बार कितनी सारे लड़कों के साथ ब्लाइंड डेट पे भेजा, लेकिन तुम्हें एक भी लड़का पसंद नहीं आ रहा, तुम तो कोई भी चीज ठीक से नहीं कर पा रही। लेकिन यहाँ पे पाकदाल तो काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो ना यहाँ पे रोते हुए इसकी मॉम से कह रहे थे कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि जिस लड़के को मैं पसंद करती थी वो अचानक से मुझे नापसंद करने लगा है, आप क्यों नहीं समझ पा रही है। ये सब कहते हुए ना वो तो काफी ज्यादा रो रही थी। लेकिन यार उसकी मॉम भी ना ये सुन के काफी ज्यादा हैरान थी। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे सारा ना एक पेशेंट को देख के जब बाहर आता है तो वो ना उसकी मॉम को कॉल करता है और उनसे कह रहा था कि मैं ना आपसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन उसकी मॉम भी कह रहे थे कि लेकिन तुमने तो मुझे छोड़ दिया है, तो फिर अब क्यों मुझे मिलना चाहते हो। पर फिर भी वो तो कह रहा था कि क्योंकि मुझे आपसे बात करनी है। यही बात सुन के ना उसकी मॉम भी काफी ज्यादा सोच में पड़ गई थी कि अब इससे क्या हो गया। और वही दूसरी तरफ जॉन ना अपनी बेकरी में थी और साना को मैसेज कर रही थी और ये सब करते हुए ना वो काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन जब वो यहाँ पे सामने देखते है कि असल में उसकी यानी कि साना की मॉम उससे मिलने आई थी, तो वो जब ना यहाँ पे एक जगह बैठ के बात कर रहे थे तो साना की मॉम ना उससे पूछती है कि क्या तुम सच में मेरे बेटे को डेट कर रही हो। तो जॉन भी कहती है कि हाँ। तो उसकी मॉम कह रही थी कि तो अच्छा, यही बात होगी जो वो ना मुझसे करना चाहता है, इसीलिए वो मुझे मिलने के लिए बुला रहा होगा और मैं तो उसे मना भी नहीं कर सकती इस रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि वो तो मेरी सुनता ही कहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ना खुद ही उसके साथ ब्रेकअप कर लो। यही बात सुन के ना जॉन तो उसकी मॉम को काफी ज्यादा हैरान से देख रही थी। तो वही जब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है या साना ना जॉन के घर के बाहर था और वो ना बेल रिंग कर रहा था, लेकिन वो ना दरवाजा भी नहीं खोल रही थी और ना ही अपना फोन उठा रही थी। तो फिर यहाँ पे पाकदार से उसे पता चलता है कि वो तो कल रात घर आई ही नहीं, बल्कि वो कल रात ना बेकरी में ही रुक गई थी। तो यही बात सुन के ना वो सीधे ही उसकी बेकरी चला गया था और वो यहाँ पे देखता है कि जॉन ना केक वगैरह यहाँ पे बना रही थी और काफी ज्यादा अपसेट भी लग रही थी। तो साना ना उसके पास जाके उससे पूछता है कि क्या कल रात तुम यही रुकी थी। वो भी कह रही थी कि हाँ। तो साना ना उससे ना क्वेश्चन करने लग जाता है कि तुम्हें ऐसा यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए था, लेकिन वो भी कह रही थी अरे कोई बात नहीं, मुझे बस काम था इसलिए रुक गई। यही सब कहते हुए ना अपने काम कर रही थी, लेकिन वो काफी ज्यादा थक चुकी थी इसलिए वो गिरने ही वाली थी कि हाँ साना ना उसे संभालता है और उससे कह रहा था कि क्या तुम सच में ठीक भी हो। और फिर बाद में ना वो उसे उसके घर लेके चला गया था और उसके ना बेड में उसे सुला देता है। लेकिन यार जॉन तो फिर भी कह रही थी अरे मैं थकी हुई नहीं हूँ, लेकिन फिर भी साना तो कहाँ सुनने वाला था। वो ना यहाँ पे उसका काफी अच्छे से ख्याल रख रहा था और उससे कह रहा था कि नहीं, तुम्हें ना कुछ देर आराम करने की जरूरत है, इसलिए चुपचाप से सो जाओ। ये सब कह के ना वो वहाँ से चला गया था। लेकिन वही यार जॉन ना लेटी हुई साना की मॉम की कही हुई बातों को याद कर रही थी, जाके उसके मॉम ने उससे कहा था कि जो तुम दोनों ना एक दूसरे के बारे में फील करते हो वो कोई लव नहीं है, बल्कि एक दूसरे की तरफ सिंपैथी है। तुम जब भी उसकी तरफ देखती होगी ना तो तुम्हें इस बात का ख्याल आता होगा कि उसकी मॉम ने ना उसे कितनी ज्यादा तकलीफ दी होगी, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। और तुम दोनों बचपन से साथ में रह रहे हो, इसलिए तुम दोनों को ना एक दूसरे की आदत से हो
गई है और ये कोई लव नहीं है। पर यहाँ जो ना उसकी मॉम की बातों को ना चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि वो ना उनकी बातों का जवाब नहीं दे पा रही थी। तो वही यहाँ पे प्रेजेंट में ना जॉन इन्हीं बातों को सोचते हुए ना वो काफी ज्यादा सैड थी। तो वही बाद में ना वो जब अपनी शॉप ओपन करती है तो यहाँ पे ना सिर्फ ड्रिंक सर्व हो रही थी, क्योंकि शायद ना जॉन अभी भी ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे हेजुन ना उसकी मदद कर रहा था, यानी कि वो ही ना अकेला यहाँ पे ड्रिंक सर्व कर रहा था। और वही यहाँ बाहर दिखाया जाता है कि दाल भी ना वहीं पे मौजूद थी, जो कि बाहर से ना उसे देख रही थी और सोच रही थी कि क्या मुझे अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन फिर भी ना वो अंदर चली गई थी और उसके पास जाके उससे कहती है कि मुझे जॉन ने भेजा था क्योंकि उसकी तबियत खराब है, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तो वो भी कह रहा था कि अच्छा ठीक है चलो फिर। और वो दोनों ना जाके काउंटर के पास जाके चीजें ढूंढने लग जाती है। तो यहाँ पे वो हेजुन उससे पूछ रहा था कि क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्पर हूँ। लेकिन यार दाल ना उसे मना कर देती है, कह रही थी कि मैं खुद संभाल लूंगी। लेकिन जब कुछ देर बाद ना दाल वहां से जा रही थी तो यहाँ जाते हुए ना वो रुक के हेजुन से कहती है कि अब ना मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। हेजुन तो कंफ्यूज हो गया था और उससे पूछ रहा था कि इससे क्या मतलब है। यहाँ वो कह ही देते कि मुझे तुम्हारी कोई सिस्टर विस्टर नहीं बनना और अब तक ना मेरा अच्छा दोस्त बन के रहने के लिए और मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू, ये सब कह के ना वो वहां से चली गई थी। लेकिन वही यहाँ हेजुन तो बस उसे देखता ही रह गया था। और वही इधर यहाँ साना ना उसकी मॉम से मिलने आ गया था, लेकिन उसकी मॉम तो कह रही थी कि तुम्हें मुझसे क्यों बात करनी है। लेकिन फिर भी यहाँ पे साना तो कह रहा था कि नहीं, मुझे आपसे बात करनी है, मेरे दिल में जो कुछ भी है ना वो सारी चीजें आपको बतानी है। और वैसे भी आप मेरी मॉम हो, इसलिए आपको ना ये बातें सुननी ही होगी। और वो यहाँ बताने लग गया था कि नहीं मैं आपको रिसेंट करता हूँ और ना ही मैं आपको हेट करता हूँ, बस मुझे ये बात पता है कि आप सैड थे, इसलिए मुझे जब ये बात पता चली किसी बात का बुरा नहीं लगा और ना ही मैंने कभी इस बात के लिए आपके ऊपर ब्लेम किया। तो हमें यहाँ पे फ्लैशबैक में पता चलता है कि यहाँ पे काफी बार ना साना की मॉम ने साना को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया था और वो ना उसे काफी ज्यादा बुरी तरीके से बर्ताव करती थी बचपन में भी। और एक बार तो ये भी हुआ था कि गरम गरम खीर ना यहाँ साना के शोल्डर पे गिर गई थी और वो भी उसी की मॉम की वजह से। लेकिन फिर भी यहाँ पे उसकी मॉम उसे देखने की बजाय उसकी छोटी बहन की तरफ ध्यान दे रही थी और उसने ना कम्प्लीटली यहाँ साना को उस वक्त इग्नोर कर दिया था। लेकिन उस समय ना साना काफी ज्यादा दर्द में था, लेकिन फिर भी ना उसने उसकी मॉम को कुछ भी नहीं कहा। और वही यहाँ प्रेजेंट में ना साना वही चोट उसकी मॉम को दिखाते हुए कह रहा था कि उस वक्त ना मैंने ये बात आपको नहीं बताई थी और ना ही इस बारे में मैंने कभी आपसे शिकायत की। तो ये देख के उसकी मॉम तो कहने लग गई थी कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। लेकिन ये सुन के ना यहाँ पे साना तो इमोशनल हो गया था और साथ ही में उसकी मॉम भी वहां से चली गई थी। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि साना ना हमेशा ही बचपन में सोचता रहता है कि जब भी उसकी मॉम अंदर जाके खुद को लॉक कर देती थी तो वो ना डोर ओपन कभी नहीं करती थी। तो वो ना यहाँ दरवाजे के बाहर ही खड़े रह के उसकी मॉम से कह रहा था कि मुझे पता है कि आप ना मेरी बहन के लिए काफी ज्यादा दुखी है और मैं भी ना काफी ज्यादा दुखी हूँ और मैं जानता हूँ कि मैंने कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये बातें ना आपसे कहनी चाहिए थी। और वही ये बातें सुन के ना साना की मॉम भी ना काफी ज्यादा अपसेट थी और काफी ज्यादा रो रही थी। साना ना फिर वहीं पे बैठ गया था और उसकी मॉम से कह रहा था कि हमें भी ना खुश होने का हक है और आपको भी खुश होने का हक है। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे जॉन के डैड को दिखाया जाता है जो कि शॉप बंद करके घर जा रहे थे। तो वो देखते हैं कि यहाँ पे जॉन ना वही बाहर बैठी हुई थी, तो वो भी ना उसके पास जाके बैठ गए थे। जॉन उससे पूछ रही थी उसी क्वेश्चन के बारे में कि आपको क्या लगता है कि लव क्या है। तो उसके डैड तो कह रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझसे ऐसी बातें पूछोगी तो क्या मैं तुम्हारे रिलेशनशिप को अप्रूव कर दूंगा। लेकिन वो तो कह रहे थे कि नहीं, बस मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर ये है क्या। तो उसके डैड फिर भी कह रहे थे कि आखिर यार तुम पूछना क्या चाहती हो। वो कह रहे थे कि हेजुन और सारा आपके रियल बच्चे नहीं है, फिर भी आप ना उन दोनों से कितना ज्यादा प्यार करते हो, ऐसा क्यों है, आप क्यों करते हो। तो उसके डैड तो कह रहे थे कि क्योंकि मैंने उन दोनों को बचपन से पाला है इसलिए। तो वो तो फिर कहने लग गए थे कि मॉम को तो आपने बचपन से नहीं पाला तो आप तो फिर भी उनसे प्यार करते हो। तो उसके डैड कहने लग गए थे वो इसलिए क्योंकि मैं उसके बगैर नहीं जी सकता और वो ना मेरे लिए पूरी जिंदगी है जैसे कि तुम। तो वो भी पूछ रहे थे कि क्या ये सारी चीजें सबके लिए सेम होती है। तो वो भी कह रहे थे कि शायद ना ज्यादातर लोगों के लिए सेम हो, ये काफी ज्यादा नेचुरल होता है। जब भी तुम किसी के साथ यानी कि किसी को पसंद करते हो तो तुम ना उनके साथ रहना चाहते हो और तुम उनके बिना कभी नहीं रह सकते। तो ये बात सुन के यहाँ पे जॉन तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो उनसे कह रहे थे कि ये बात सुन के ना मुझे काफी ज्यादा रिलीफ महसूस हो रहा है। और तो वो यहाँ पे ना रोने भी लग गई थी और उसके डैड से कह रहे थे कि अच्छी बात है, मुझे लगा था कि शायद ना उसके बारे में कुछ और ही फील करती होंगी, पर नहीं, मैं भी उसे ना प्यार ही करती हूँ और वो भी काफी ज्यादा। और वो ना यहाँ पे स्माइल करते हुए अपने डैड को गले लगा लेती है। लेकिन फिर भी उसके डैड तो कह रहे थे कि मैं फिर भी ना उसे अप्रूव नहीं करने वाला। तो जॉन भी कह रहे थे कि हाँ ठीक है मत करना। और वो दोनों ना एक दूसरे को गले लगा के काफी ज्यादा हंस रहे थे। तो नेक्स्ट डे यहाँ दिखाया जाता है कि जॉन ना कहीं जाते हुए साना को मैसेज करते हुए पूछ रहे थे कि तुम कहाँ हो। तो वो भी बता रहा था कि मैं तो स्टेशन पे हूँ, जल्दी आ जाओ। या वो सामने से जा ही रहा था कि जॉन ने उसके सामने आके उसे जोर से आवाज देती है। तो वो भी उसे देख के ना काफी ज्यादा खुश हो गया था और फिर ना यहाँ पे जॉन उसके पास भागते हुए जाके ना सीधे ही जाके गले लगा लेती है। और ये दोनों ना काफी देर तक ऐसे ही रहे थे और काफी ज्यादा खुश भी थे। फिर वो यहाँ पे उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम्हें पता है मैंने इन दोनों में ना एक चीज को काफी ज्यादा रियलाइज किया है, वो तुम्हारे बारे में था, ये कि मैं तुम्हें ना काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। तो सना भी उससे कह रहा था कि हाँ मैं भी सेम ही करता हूँ, तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सब कहते हुए ना ये दोनों तो एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं, यहाँ तक कि वो तो उनके आसपास चल रहे लोगों को भी इग्नोर कर रहे थे। और इसी सीन के साथ फैमिली बाय चॉइस के पार्ट एंडिंग होती